गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का राजनीतिक दल जो रहता है, पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि राजनीतिक दल होते क्या हैं। उसके बाद किसी देश में राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों होती है वो पढ़ा, और राजनीतिक दल कितने प्रकार के हो सकते हैं एक दो देशों के उदाहरण देख के पढ़े। एकल व्यवस्था के बारे में पढ़ा, बहुदलीय व्यवस्था और दो दल व्यवस्था के बारे में पढ़ा। आगे चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं इस लेसन को। राजनीतिक दलों में जन भागीदारी कितनी होती। अक्सर कहा जाता है कि जो राजनीतिक दल है वो संकट से गुजरता है, क्योंकि जो जनता है वो उन्हें समान नज़रों से नहीं देखती। जो उपलब्ध आंकड़े हैं वो बताते हैं कि आंशिक रूप से सही, बड़े नमूनों पर आधारित और कई दशकों से चले सर्वेक्षण जो तथ्य बताते हैं। दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर भरोसा नहीं करती। दक्षिण एशिया की जो जनता है वो राजनीतिक दलों पर भरोसा नहीं करती। जो लोग दलों पर एकदम भरोसा नहीं करते, बहुत भरोसा नहीं करते, वे पक्ष में बोले उनका अनुपात कुछ भरोसे या पूरा भरोसे बताने वालों से काफ़ी ज़्यादा था। यही बात ज़्यादातर लोकतंत्रों पर लागू होती है। पूरी दुनिया में एक राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिन पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। बहरहाल कुछ देश राजनीतिक दलों के कामकाज में दलों की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। खुद को राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से ज़्यादा है। पिछले 3 दशक के दौरान भारतीय दलों की सदस्यों का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया। खुद को राजनीतिक दल का करीबी बताने वाले अनुपात इसी वर्ता में बढ़ता गया है। थोड़े से उतार चढ़ाव के बाद भारत में लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई है। आपने किस पार्टी को जोड़कर देखने की कोई संख्या। राष्ट्रीय दल कि विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में 2 तरह के दल होते हैं। संघीय इलाकों में सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल, और अनेक संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। भारत में स्थिति यह है कि कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई है और कई उन्हें राष्ट्रीय कहा जाता है। कुछ दलों को विभिन्न राज्य इकाई कहा जाता है। कुल मिलाकर देखें तो सभी राजनीतिक स्तर पर तय होने वाले राजनीतिक कार्यक्रम और रणनीतियों को ही मानती है। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना नामांकन या पंजीकरण कराना पड़ता है। आयोग सभी दलों को बराबर का मानता है, पर बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देते हैं। उन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसका प्रयोग पार्टी उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेष अधिकार और अन्य लाभ पाने वाले पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं। कोई दल कितना वोट या सीट जीतकर मान्यता प्राप्त कर सकता है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा का चुनाव लड़े और कुल मत, जितने मत डाले गए हैं उनका 6% या उससे अधिक हासिल करती है तो उसे कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करती है तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अगर कोई दल लोकसभा में पड़े कुल वोट का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। राज्य के तौर पर अगर पार्टी को मान्यता चाहिए तो वो 6% वोट दोनों स्तरों पर आवश्यक हो जाता है। लेकिन जो सीटें जीतने का मौका होता है वो राज्य में 2 सीटों पर जीत हासिल हो जाती है तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। लेकिन यही लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। इस वर्गीकरण के हिसाब से 2007 में देश में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। आइए उनके बारे में कुछ जानकारी लें। आपकी बुक में पार्टियों के बारे में दे रखा है, नाम के बारे में, उनके बारे में पढ़ लेना और समझ लेना। अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना उनके बारे में। इसके बाद क्षेत्रीय दल। इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्य दलों के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है। यह जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नज़रिए में ये पार्टियां क्षेत्रीय हों।
इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल भी है जिन्हें कुछ क्षेत्रों में सफलता मिली है। समाजवादी पार्टी राजनीतिक जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और उन्हें कई राज्यों में इकाई है। बीजू जनता दल सिक्किम में, लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्र जैसे पार्टी अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत हैं। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या में ताकत में और वृद्धि है। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हुई है। 2014 तक किसी भी एक राष्ट्रीय दल को लोकसभा में बहुमत नहीं था। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार हिस्सा बनाने का अवसर मिला है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए। राजनीतिक दलों के लिए जो चुनौतियां हैं वो प्रमुख रूप से बहुत है। हमने देखा कि लोकतांत्रिक कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है और लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराते हैं। पूरी दुनिया में इस बात से नाराज़ रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। तो इनकी चुनौतियों पर जिक्र करते हैं। पहली चुनौती है कि पार्टी के भीतरी लोकतंत्र का ना होना। सारी दुनिया में प्रवृत्ति बन के सारी ताकत एक या कुछ नेताओं के हाथ में है। पार्टी के पास नए सदस्यों की खुली सूची होती है और नए नियमित रूप से बैठक होती है। इसके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं को साझा भी नहीं कर पाते हैं। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है और न ही कोई माध्यम। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं, चूँकि कुछ ही पार्टी के पास असली ताकत होती है। इसलिए जो उनसे असहमत होता है उनका पार्टी में टिक रह पाना मुश्किल होता है। पहली जो चुनौती है वो ये होती है कि जो सारी ताकत होती है वो 1-2 नेताओं के हाथ में रहती है। वो ज़्यादातर पार्टी के आंतरिक मामलों के बारे में जानते नहीं है, ना ही सूचनाओं को साझा बांझा करते हैं। इसलिए जो उनके साथ असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रह पाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चुनौती ये होती है कि वंशवाद की चुनौती, क्योंकि अधिकांश दल का जो काम काज होता है वो ठीक तरीके से पारदर्शी नहीं होता। इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की जो गुंजाइश होती है वो बहुत कम होती है। जो लोग होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीक के लोगों या अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी के उदाहरण ले सकते हैं आप यहाँ पे। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं और यह दल अनेक सदस्यों के अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए अनुभवी और बिना जनाधार वाले ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतंत्र देशों सहित पूरी दुनिया में दिखाई देती है। कांग्रेस के अलावा हमारे देश में जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनमें ये प्रमुख रूप से समस्या है। जैसे बिहार में हो गया लालू प्रसाद की पार्टी याद हो गई, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो गई, बसपा की पार्टी हो गई। तीसरी जो चुनौती होती है वो खासकर चुनावों के समय पैसा और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ है। पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है। ऐसा होता है कि कोई भी जायज़ हो या नाजायज़ हो ऐसे उम्मीदवार को उतारती है जिसके पास पैसा हो या पैसा जुटा सके, चाहे वो अपराधी भी क्यों ना हो। ठीक है। चौथी भूमिका होती है पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीति और कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में इन दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति चौथी यह नीति और इन दिन वैचारिक प्रवृत्ति जैसे दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन को लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दो दल बुनियादी मसलों पर सहमत और उनके बीच बस ब्यौरों का रह गया अंतर जो है। नीतियाँ कैसे बनाई गई, कैसे लागू की अपने देश में सभी पार्टियाँ, आर्थिक मामलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। विकल्पता जो काम होता है एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच जो अंतर होता है वैचारिक अंतर, वो अंतर बहुत कम रह गया है।
इसकी वजह से भी हम तीसरी पार्टी को चुन नहीं पाते हैं। दलों को कैसे सुधारा जा सकता है? इन दलों को सुधारने के लिए दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। निर्वाचित प्रतिनिधि को मंत्री पद या पैसों के बदले दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया। नए कानून के अनुसार दल बदलने वाले सांसद को विधायक को अपनी सीट गंवानी होगी। इस कानून में दल बदल में कमी आई और इससे पार्टी का विरोध स्वर उठना भी मुश्किल हो गया। पार्टी नेतृत्व जो फैसला करता और उसे ही मानना होता। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों को कम करने के लिए आदेश जारी किया। इधर आदेश के अनुसार जो चुनाव लड़ने वाले अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें, उनके साथ आपराधिक जो मामले चल रहे हैं उनको भी बताना ज़रूरी हो गया। और जो अपराधी है, जो लागू हो गया अपराध, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। चुनाव आयोग ने एक संगठन आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव करना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया गया। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया और कई बार ऐसी खाना पूर्ति करने के लिए होता है। यह बात अभी नहीं कही जा सकती। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को ठीक करने के लिए कानून बनाना चाहिए ताकि सभी सदस्यों को अपनी पार्टी की सूची रख सकें। राजनीतिक दलों को महिलाओं को एक न्यूनतम जरूर टिकट देना चाहिए। पंचायत के चुनाव में हरियाणा में इस बार कर दिया गया है। शायद चुनाव का खर्चा सरकार उठाए, सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज़, पेन के रूप में भी हो सकती है। राजनीतिक दलों ने कोई भी सुझाव को नहीं माना है और इसमें कुछ सुधार हो, यह भी कानूनी समाधान की बात करते हुए सावधान रहना चाहिए। दलों को ज़रूरत से ज़्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदायक भी हो सकता है। दो और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। दूसरा काम चिट्ठियों को लिखना, प्रचार करना और आंदोलनों के जरिए किया जा सकता है। आम नागरिक, दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से किया जा सकता है। अगर दल को लगे कि सुधार न करने से जनाधार गिरेगा तो उसकी छवि खराब होगी, इससे लेकर वे गंभीर होंगे। दूसरा तरीका है सुधार को इच्छा रखने वाले लोग राजनीतिक दलों में शामिल होना। लोकतंत्र की गुणवत्ता, लोकतंत्र की भागीदारी लोगों से तय होती है। अगर आम नागरिक बेहतर ही राजनीति में हिस्सा लें तो सुधार मुश्किल नहीं है। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर हो। हम इस अध्याय में चर्चा आखिर से फिर करेंगे। तो इस लेसन में हमने राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ा, उनकी खामियों के बारे में पढ़ा और सुधार के बारे में पढ़ा, किस बार के कैसे सुधार किया जा सकता है। तो इससे अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसरों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर समझ नहीं आया है तो दोबारा से पूछने की कोशिश करना।